रोक तो अब किसी का बाप नहीं रोक सकता है जी। क्योंकि बहुत सारे बापों ने इसे रोकने की कोशिश बहुत साल की थी। हिंदू के जो मामले हैं और इतने सालों के बाद उसको अपने मतलब के लोग मिले हैं सत्ता में, तो इस कारण उसे अपने मंदिरों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। तो हम 500 साल से वेट कर रहे हैं यार। मुझे लगता है कि हम मथुरा में भी बनाएंगे और काशी में भी बनाएंगे। उसके लिए लेविश लाइफ होता है, 14-15 बीवियाँ जी। ठीक है। और वो मतलब वो सुअरों की तरह रहता है। मतलब मैं जो शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा था वो नहीं करूँगा, उसका पर्याय है मूर्ख। मूर्खों की तरह दाढ़ी बढ़ा लेगा। राकेश टिकैत बड़ा स्मार्ट आदमी है जी। जब उसे रोने की जरूरत पड़ी वो रोया, जब उसे जाट काट भुनाने की जरूरत पड़ी उसने भुनाया। बिल्कुल। हिंदुओं का भी थोड़ा सा है, कर लेते नहीं। हज हाउस बनेगा सैकड़ों करोड़ों का, तो हम भी बनाएंगे कि नहीं। कुंभ में 2000 करोड़ खर्चा होता है, वो तो सरकार करती है ना। मत करो, तुम हिंदुओं को दे दो, कुंभ करवा ले। जी। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव जहां पे कुछ महीनों में होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले कितनी गहमा गहमी बढ़ी हुई है चीज़ें। कभी जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात होती है, उससे भी बढ़कर जो एटीएस एक एक करके संदिग्ध अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे अखिलेश यादव जी, मायावती जी के कुछ अलग तरीके से टिप्पणियां आती हैं जिसमें उन्हें साफ साफ दिखता है उनकी बातों से कि उनके उत्तर प्रदेश की जनता से कुछ खास लगाव नहीं है। लेकिन इन सब को लेकर आज जो हमारे चैनल पर जो मेहमान आ रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूँ, मैं उनके खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मेरे लिए आज एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज मेरे चैनल पे खुद अजीत भारती जी हैं। अजीत भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिल्कुल नहीं सर, हम आपको उस वक्त से देख रहे हैं जब आप ऑप इंडिया के साथ थे। आज आपका खुद का चैनल है डू पॉलिटिक्स। तो सर, मैं सबसे पहले सवाल पूछूंगी आपसे कि एक जनसंख्या नियंत्रण बिल जो आता है, अभी जो ड्राफ्ट निकला, इस ड्राफ्ट के बारे में आप हमारे कुछ व्यूवर्स को बताइए कि इस ड्राफ्ट में क्या है, क्योंकि ये चीज़ें और भी सामने आ रही है कि जहाँ पे 2 बच्चे की बात हुई, फिर उसमें 1 बच्चे को लेकर भी हुई है, क्योंकि जहाँ पे एक वक्त में ये था कि हम 2 हमारे 2, हमने तो इस चीज़ को फॉलो किया, लेकिन अब 1 बच्चे को लेकर भी बात हो रही है। तो क्या है ये पूरा ड्राफ्ट? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल बढ़े, और लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो भी देख रहे हैं इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और आपने मुझे अपना समय दिया, और मैं जानता हूं कि इस तरह के काम करने में कितनी मेहनत करनी होती है, कहां कहां जाना होता है, लोगों से मिलना होता है। तो ये इस तरह से मैं नहीं देखता हूं कि सौभाग्य है, गौरव की बात है, ये सब नहीं है। लोग सब शायद थोड़े 5-7 साल छोटे बड़े होंगे, तो जो भी है। अगर हम बिल की अगर हम बात करें तो ठीक है, इसको चुनाव के मद्देनज़र देखा जा रहा है कि ये चुनाव को लेकर टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह के हम रिएक्शंस देख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं लोगों की, कि इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब पहली बात तो यह है कि मुसलमान वस्तुतः माइनॉरिटी है नहीं इस देश में, वो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, वो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। 12%, 13% और अलग अलग अनाधिकारिक आंकड़ों से देखें तो 15, 17, 18% तक बोला जाता है कि उनकी आबादी है। अब पहली बात तो यह है कि जो ये मुस्लिम नाम वाले हैंडल्स हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि ये फांसीवाद है, ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, इस तरह की बातें हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि तुम जानते हो कि शायद तुम्हारी कम्युनिटी के लोग जो है 10 बच्चे, 12 बच्चे आज के भी समय में पैदा करने में कोई संकोच नहीं करते। और हमने इनके उलेमाओं से, इनके मौलवियों से हमने तमाम अपने वीडियो देखे होंगे जिसमें ये कहते हैं कि वो तो अल्लाह की नेमत है। और एक किसी का आ रहा था, वो बोल रहा था कि अल्लाह ने सारी रूहें पैदा कर दी है, अब उसको बॉडी देना है। तो मतलब जितने बच्चे आने वो हो गया, सरकार के नियम बनाने से नहीं माने, वो तो पैदा हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उनका दर्शन शास्त्र इस हिसाब से चलता है। तो इस कारण उन्हें लग रहा है कि अब जो है हमारे ऊपर ये डायरेक्ट किया गया है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी का हम दो हमारे दो आया, तब से हम लोगों ने, मतलब एक समुदाय ने उसको मानना शुरू किया जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदुओं ने। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग मान रहे हैं। जैसे अभी आया एक एमएलए की नॉर्मल आई थी, तो उसमें बोला कि आधे भाजपा के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके 2 से अधिक बच्चे हैं, 3 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, सब ने नहीं माना, लेकिन 9 बच्चे और 12 बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं है। और है भी
तो इस बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून है। ये तो जनसंख्या नियंत्रण कानून या विधेयक जो आ रहा है सबके लिए है, वो है। दुख इनको इस बात का भी हो रहा है कि इनका जो गजवा हिंद का ख्वाब है कि हम 2030 तक, 40 तक, 50 तक, ये अनंत काल तक लड़ने के लिए, मतलब इनका तब तक हम लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, सीधा फंडा है। तो उसमें टाइम फ्रेम इज इमैटेरियल। जो है वो है कि हमें लड़ते रहना है, उसके लिए इनको यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स मतलब उस यूनिट की क्वालिटी कैसी है डजंट मैटर। इनको फौज चाहिए ताकि ये डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें, अलग अलग जगहों पे डेमोक्रेसी को ओवर पावर कर सकें। अगर इलेक्टेड डेमोक्रेसी का वो हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो शायद कहीं ना कहीं, और इनके हैं ऐसे ख्वाब कि ये जो है अपनी पूरी जनसंख्या के साथ ये जिहाद छेड़ सके, सड़कों पे सिविल वॉर्स हों, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो इससे लग रहा है कि उनको रोक लग रही है, क्योंकि जो ही आप 2 से ज़्यादा करेंगे तो आपको अभी तक जो फ्री का राशन 2 रुपये चावल और 3 रुपये गेहूँ मिल रहा था, इस तरह की चीज़ें, उससे आप अलग होते चले जाएंगे। आपको फ्री में एजुकेशन नहीं मिलेगा। खैर एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, ये लोग तो अपना मदरसा है इनका, उसमें एजुकेशन ले रहे हैं, धरती फ्लैट है और इस तरह की बातें। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि चिकित्सा में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उन सब पे जो अचानक से इनके भरण पोषण का जो दायित्व तो सरकार ले रही थी ना, कि 10 बच्चे हैं, 12 हैं, डजंट मैटर, वी आर देयर फॉर यू। नॉर्मल लोगों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो तो है ही। अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्र का भी, राज्य का भी, वो आपके लिए फंड्स हैं, और वस्तुतः जो अल्पसंख्यक है उन तक कभी नहीं पहुंच पाता है। तो उस तरह से देखते हुए इनको जो है समस्या हो रही है। आपने जो मतलब बोला कि इस ड्राफ्ट बिल में है क्या, उसको बहुत संक्षेप में बताऊं क्योंकि लंबा समय मैंने ले लिया। बिल में यह है सीधी सी बात कि 2 बच्चे जो है वो एक समाज को चलायमान रखने के लिए 2.1 इनफैक्ट बोला जाता है फर्टिलिटी रेट होना चाहिए किसी भी समाज का, ताकि 20 मतलब 10 अगर कपल है तो उसके 21 बच्चे हों, या एक कपल है तो 2.1, इस तरह से हम देखते हैं। तो 2 बच्चे जो है वो थोड़ा सा माना जाता है कि नहीं, इससे क्या होगा कि 2 में से 1 कम ही होगा, 2 से 3 नहीं हो सकता है बच्चा आपका। तो इस कारण से पॉपुलेशन जो है रिप्लेनिश नहीं होगी कि 2 माता पिता मरे तो उनके 2 बच्चे हैं, फिर उनके 2 बच्चे होंगे 2 माता पिताओं के, तो उस कारण क्या होगा कि 2 जा रहे हैं 2 आ रहा है, इस तरह से। लेकिन 2.1 रहता है तो 21वां बच्चा हो गया, 42वां बच्चा होगा, वो 2 बच्चे होंगे, तो वो एक्स्ट्रा होता जाता है। तो इन द केस ऑफ इवेंचुअलिटीज़, कोई कहीं बाढ़ आ गया, और ये आपदाएं भारत में या हर जगह पे आती ही रहती हैं, तो उस कारण से। उसके बाद 1-2 चीज़ है जो लोग मतलब बहुत बात कर रहे हैं कि 1 बच्चा वाला जो है उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो कुछ हिंदू संगठन हैं, और उनकी चिंता भी जायज़ है, क्योंकि वो भी जानते हैं ना कि हम तो मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे, और वो आज हम ठीक है, हम अपनी उम्र जीकर मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो वो समय आएगा ना जब तुम्हारे अस्तित्व पे संकट छाएगा, तब तो तुम याद नहीं करोगे कि योगी जी ने एक बच्चे को लेके और इंसेंटिव्स बढ़ाए। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर मतलब निकाह वाला है कि पॉलीगैमस है, पॉलीएंड्रस है, ये इस तरह के जो रिलेशंस हैं जिसमें एक महिला के 3 पति हैं या एक पुरुष की 3 पत्नियां हैं, तो उसमें सारे बच्चे जो है उसी यूनिट से जोड़े जाएंगे कि पति के 3 पत्नियां हैं तो सारे बच्चों को एक साथ किया जाएगा। उसमें फिर है कि अगर आपका पहला बच्चा सिंगल है, उसके बाद ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स हो गए, तो भी वो भी अलाउड है, उसमें आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही सलीके से ये बिल ड्राफ्ट किया गया है, और कोई भी सभ्य व्यक्ति या कोई भी विचारशील व्यक्ति जो जानता है कि भारत की सारी समस्याओं की जड़ में जनसंख्या है, तो वो इस ड्राफ्ट को जो है नेगलेक्ट कर ही नहीं सकता। अगर कोई नकारात्मकता से देखता है, इसमें किसी को साजिश लग रही है, तो उस व्यक्ति के बुद्धि विवेक में कुछ समस्या है। जी, लेकिन ये तो बात हुई जनसंख्या नियंत्रण बिल की। अब बात करते हैं इसकी, जिसमें जनसंख्या को तबाह करने के लिए आतंकवादियों ने एक गुट बनाई, और जहां पे एटीएस ने फिर से 3 आतंकवादी को पकड़ा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इसको अखिलेश यादव जी कहते हैं मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, मुझे बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं है। वहीं पे मायावती जी कहती हैं कि ये उत्तर प्रदेश की जनता को बेचैन करने की एक साजिश है क्योंकि चुनाव करीब है। तो इन सबको कैसे देखते हैं आप?
इस देश में वही है ना कि टोटी चोरों को पुलिस पे कैसे विश्वास होने जी। लगेगा, जिसके नाम में ही टोटी चोर लगा हुआ है, तो उसको पुलिस पे विश्वास वैसे भी नहीं होगा। मायावती जैसे लोग जो इररिलेवेंट हो चुके हैं जी। पॉलिटिकली, उसको अगर भाजपा उसके साथ गठबंधन का हाथ नहीं बढ़ाएगी तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जी। वो अभी भीम आर्मी से भी हार रही हैं। जी। मतलब अगर हम पॉपुलर होने की बातें करें जी। तो उनको जो है नैरेटिव में या लोगों के बातचीत का हिस्सा बने रहना है, इसके जी। लिए उनको स्टेटमेंट देना पड़ता है। वो भी 2 साल से सोई हुई थी। जी। आप देखेंगे कि बहुत रेयरली किसी किसी मुद्दों पे उन्होंने बोला है, अदरवाइज वो बोलती नजर नहीं आती। इस मुद्दे पर जब बोला जाता है ना, तो वो मुसलमानों का जो वोट है ना, जी। उसको नोचने की कोशिश है। जी। क्योंकि इनको पता है कि 2017 और 19 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है मोदी को, भाजपा को और योगी जी को। जी। तो इनको पता है कि एक वोट का मतलब एक वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कहीं और जा रहा है, और इनका ये कोर भीम मीम, ठीक है, यादव मुस्लिम MY समीकरण, ये सारा चला करता था। तो अब इनके पास बाकी मुद्दों पे तो ये नंगे हो चुके हैं, ठीक है, गलत मुद्दों को सपोर्ट करना, मतलब जातिवाद का जहर घोलना, संप्रदायवाद का जहर घोलना, दंगाइयों को समर्थन करना, ये इनका पूरा इतिहास रहा है। और लोग जग चुके हैं सोशल मीडिया के टाइम में, हर एक झूठ बात का खंडन 1-2 घंटे में हो जाता है। जी। अभी वो कोई अब्दुल था, उसकी दाढ़ी काटने वाली बात जी, है, हाँ। तो परवेश गुर्जर बोला जा रहा था, बाद में वो परवेज गुर्जर निकला, उसके साथ ही आसिफ, आरिफ और कोई शादाब या ऐसे कुछ नाम था, जो भी है, सारे नाम तो एक ही जैसे होते हैं। तो वो सारा भी जब प्रपंच भी इनका पकड़ा जा रहा है ना, तो इनके पास ये वही है, दिया जब बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो वही इनकी वो फड़फड़ाहट है। ये उस तरह से अब कुछ भी अंतिम झोंक रहे हैं कि ये आतंकवादियों को भी डिफेंड कर रहे हैं। जी। आप देखें ना कि शायद पता नहीं आपका अगला प्रश्न ये हो कि इनको डिफेंड करने वाले लोग रिहाई मंच और ये लोग वाले, तो ये आप देखें कि कौन सपोर्ट कर रहा है और क्यों। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर टिप्पणी भी की थी कि इन्होंने हर आतंकवादियों के ऊपर उन्हें निकालने के लिए पुरजोर कोशिश की थी, और ये वही हैं जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। तो अभी क्या लगता है कि खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसा होता है कि अगर इनकी सरकार आ भी जाती है, तो ये जो आज जो इतने वर्षों के बाद अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या ये रोक दी जाएगी? रोक तो अब किसी का बाप नहीं रोक सकता है जी, क्योंकि बहुत सारे बापों ने इसे रोकने की कोशिश बहुत साल की थी, और हिंदू समाज चाहता तो हम जानते हैं कि ऑर्डिनेंस पास करना था जी। ना योगी को कोई रोक सकता था, ना मोदी को कोई रोक सकता था, वो बनता। 370 पे तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया ना डिसीजन, जी। मोदी सरकार ने लिया डिसीजन, एक पत्ता नहीं हिला, एक कंकड़ किसी ने नहीं मारा। जी। जहाँ पे हर शुक्रवार की नमाज के बाद लाल चौक हो या अलग जगह हो, वहाँ पे जो है दंगे हो जाते थे, पत्थरबाजी। मैं देख के आया हूँ, मुझे आर्मी का एक व्हीकल नहीं मिला जिसपे पत्थर के निशान ना हो, और 1-2 पत्थर नहीं, सैकड़ों पत्थर, मतलब पूरी गाड़ियां मैंने पिचकी हुई देखी है श्रीनगर की सड़कों पे। जी, अभी आप आए हैं। हाँ, मतलब आपको हर 100-150 मीटर पे एक व्हीकल मिल जाएगा या जवान मिल जाएगा आपको पेट्रोलिंग करता हो, और उस जगह पे हट गया, कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो है ना, मतलब भाजपा का तो गजब का कंट्रोल रहा है, खास करके मोदी का सेंटर में ले ले और योगी जी का यहाँ पे ले ले। तो ये जो खुमारी में ये लोग जी रहे हैं कि ये राम मंदिर अब तुम बंद करवाना चाहोगे ना, तो हिंदू सड़कों पे आ जाएगा जी। उसको डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई सरकार थोड़ा कम करती है, कोई ज्यादा करती है जी। भाजपा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए आपको यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, ये सारी चीजें आपको बनती हुई दिखती हैं। हिंदू के जो मामले हैं और इतने सालों के बाद उसको अपने मतलब के लोग मिले हैं सत्ता में, तो इस कारण उसे अपने मंदिरों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि वो हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र है, हमारे धर्म का केंद्र बिंदु है, इसलिए वो उन बातों को लेके ज्यादा सीरियस हो जाता है, उद्विग्न हो उठता है कि अगर कोई एक शब्द भी बोलते हैं, हम 500 साल से वेट कर रहे हैं यार, तुम क्या कह सकते हो कि हम रुकवा देंगे, तो लोग रुकवा तो नहीं पाएंगे।
मुझे लगता है कि हम मथुरा में भी बनाएंगे और काशी में भी बनाएंगे, रुक बिल्कुल। बात नहीं पाएंगे। तो वहीं पे अभी जो एक शकील नाम के अपराधी को पकड़ा गया है, 3 पकड़े गए जिसमें एक का नाम शकील है। उनके भाई ने दावा किया है कि ये सरकार और पुलिस की मनमानी है। शकील एकमात्र रिक्शा चालक है और उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वो इस तरह की चीजों को अंजाम देता होता तो वो भी अंबानी और अडानी की तरह एक लेविश लाइफ जी रहा होता। इसके लिए क्या कहेंगे आप? किसी आतंकवादी को आपने देखा है कि वो लेविश लाइफ जी रहा हो? जी उसके लिए लेविश लाइफ होता है 14-15 बीवियां, जी ठीक है, और वो मतलब मैं जो शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा था वो नहीं करूंगा, उसका पर्याय है मूर्ख। मूर्खों की तरह दाढ़ी बढ़ा लेगा, मतलब वो सुअरों की तरह रहता है। बिल्कुल। मतलब ना पर्सनल ग्रूमिंग होती है उसको, न देखने में वो अच्छा लगता है, कुछ नहीं बोलता है तो जहर ही निकलता है उनके मुंह से। तो तुम्हें पैसे भी दे देंगे, तुम्हें क्लास कहाँ से आएगा? आप ग्रूमिंग की बात करेंगे तो शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान भी है इस लिस्ट तो में। वो ठीक है, वो तो हीरो है जी, वो तो हीरो है। मैं आतंकवादियों की बात कर रहा था कि बोल रहा है अगर आतंकवादी होता तो वो अंबानी और अडानी की तरह रहता। जी तो मैंने तो एक भी आतंकवादी को, ये तो सिर्फ फिल्मों में दिखाते कि वो सूट पहन के आता है, जी, बाकी तो हमने रियल लाइफ में कभी देखे नहीं है आतंकवादी उस तरह के होते हैं। और आतंकवादी हर तरह के होते हैं, वेल क्वालिफाइड भी होते हैं। ओसामा बिन लादेन तो शायद क्वालिफाइड इंजीनियर था, गोल्ड मेडलिस्ट या इस तरह का जी, जी। और आतंकवादी जो है वो भी होता है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं। मूर्ख भी होते हैं, वस्तुतः मूर्ख ही होता है आतंकवादी, और बनेगा क्यों? मूर्ख होंगे या हाईली इंटेलिजेंट होंगे जो अपने किताबों को पढ़ के और कन्विंस्ड है कि नहीं उसमें अगर धरती सपाट है लिखी हुई है तो वही सत्य है, वही पूर्ण सत्य है, बाकी हमें कुछ सुनना ही नहीं। जी। या तो वो उतना डेडिकेशन वाला है या फिर वो एकदम पढ़ा या एकदम मूर्ख टाइप का है, उसको जो बोल दिया तो वही है। तो ये जो स्टेटमेंट आते हैं कि फंसा दिया गया, जी, फिर तो फंसाया तो तुमने था ना, कर्नल पुरोहित को फंसाया था, साध्वी प्रज्ञा को फंसाया था, और वो एग्जॉनरेट अब हो रहे हैं जाके। उनको किस किस तरह की प्रताड़नाएं दी गई थी कि कर्नल पुरोहित की शायद वाइफ बता रही थी कि कर्नल पुरोहित के सामने उनके घर वालों को बोला गया था कि तुम नहीं बताओगे, नंगे करके हम परेड करवाएंगे, और शायद करवाया भी था। इस तरह से तोड़ने की बात है। तो वो लोग फंसे थे भाई जी। तुम रिक्शा वाला होने से तुम्हें अपराध से मुक्ति थोड़ी मिल जाती है। रिक्शा में तुम बम लेके घूम रहे हो, कल को करने वो तो पैदल आदमी चलता था, उसको कैसे करे? कोई बात थोड़े है। रिक्शा वाला होना इज नॉट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट। टेररिस्ट हर एक शेप और साइज में आते हैं। बिल्कुल। तो अभी जहां चुनाव होने वाले हैं गाजीपुर बॉर्डर में हमारे राकेश टिकैत जी भी विराजमान होते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। सुनने में ये भी आया कि इस बार वो चुनाव में उनका भी पार्टिसिपेशन होगा, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, अपने एक अलग पार्टी कर रहे हैं। तो इसे पूरी तरह से कैसे देखते हैं आप? राकेश टिकैत बड़ा स्मार्ट आदमी है जी। जब उसे रोने की जरूरत पड़ी वो रोया, जब उसे जाट काट भुनाने की जरूरत पड़ी उसने भुनाया, बिल्कुल। जब उसे पॉलिटिकल पार्टीज पे ब्लेम शिफ्ट करना था उसने किया जी। इलीगल वहां पे बिजली चोरी हो रही है, उसने एसी लगवाया हुआ, उसके कारण आग लग रही है वहां के टेंट्स में जी। उसको भी वो दूसरी पार्टियों पे फेंक के जो है अपने आप को इम्यून कर लेता है कि नहीं भाई हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं जी। क्या उसको सुप्रीम कोर्ट पे इस पे पड़ा हुआ है दही हांडी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। और कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार जो कोविड के टाइम उसको इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं दिख रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ना शाहीन बाग को कुछ कहा था ना इन लोगों को कहा था। तो राकेश टिकैत ने उसका पिछले चुनाव का आप देखेंगे जब वो लड़ा था उसको 8000 वोट मिले थे जी। तो जिस आदमी की जाटों के हिंटरलैंड में जहां पे बाहुल्य है जाटों का उसकी जाति का, वहां पे वो 8000 वोट तो अगर ग्राम पंचायत का चुनाव उस लेवल का होता है तो उसमें लोगों को आते हैं जी। तो ऐसे व्यक्ति की जिसकी कोई स्टैंडिंग अपने कम्युनिटी में नहीं है वो ये तो अपना लॉन्च इवेंट बना के बैठा हुआ है ना। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फिर लड़ेगा ना तो फिर 8000 से ज्यादा वोट नहीं आएंगे जी। तो ये कोई नेता उता नहीं है, ये बस एक अपॉर्चुनिस्ट है जी। जिसको दिखा कि मतलब अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे तो अब जो है कुछ लोग हमारे साथ इकट्ठा हो गए हैं तो उस इमोशन पे खेल रहा है। कुछ लोग फंडिंग कर रहे हैं। मेन बात यह है कि राकेश टिकैत के
वश की बात नहीं है कि वो इतना समय से वहां पे बॉर्डर पे बिल्कुल। बैठा रहा। प्रॉपर फंडिंग है, ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा है, बैठे रहो। जी तो इसमें हमारे सरकारों की भी गलती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का वेट क्यों कर रहे हैं। जी आप याद कीजिए कांग्रेस के टाइम में ऐसे आंदोलन कितनी बार और कितने दिन चले। बिल्कुल 2 से 3 दिन कोई आंदोलन नहीं चलता है कांग्रेस के टाइम में। बिल्कुल उन्होंने बाबा रामदेव के साथ क्या किया था सबको देखा हुआ है। तो ये लोग थोड़ा अलग ही, मतलब इसी कारण क्रिटिसाइज करता हूँ इन सरकारों को कि तुम शाहीन बाग को जब बर्दाश्त करते हो तो 53 लाशें गिरती हैं जी। दिल्ली में, उसी तरह तुम किसान आंदोलन को बर्दाश्त कर रहे हो तो भी मुझे लगता है पर मंथ कुछ 1000 करोड़ का ऐसे घाटा होता है। जी लोगों को दूर से होके जाना पड़ता है। बिजनेस का ये आया था फिक्की या बिल्कुल। से भी किसी का था उसमें कि कई 1000 करोड़ का नुकसान हो नुकसान चुका है होता अभी तक, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। वो भी तब जब हमारी इकोनॉमी लगातार गिरती ही जा रही है। और वो किस बात पे कर रहा है? किसान आंदोलन, किसान के रिफॉर्म्स के जो बिल आए हैं उसमें से जी एक भी बात ऐसी नहीं है जो पिछली बातों को निरस्त करता हो। पिछली बातों में ऐड ऑन किया गया है, जी। जोड़ा गया है कि आप ये कर सकते थे, एक्स्ट्रा ये भी स्टेप जी। लिए जा सकते हैं। तो सारा एक फार्स है, फर्जी बात है। और उसके ऊपर ये राकेश जहां बात इकोनॉमी की आती है वहां पे मैं बात डेफिनेटली पूछूंगी महंगाई और बढ़ते पेट्रोल की प्राइस की। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम कोविड काल को हटा दें या सब जी। कुछ नॉर्मल चलता रहता तो आप पेट्रोल प्राइस का इस तरह से जाते। देखिए 100 नंबर जो है ना वो जी। एक साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारे दिमाग में। जी 100 का, जैसे आप क्रिकेट भी अगर आप फॉलो करते हैं तो 290 रन बनाना और 300 रन बनाना, जी। दोनों में अंतर होता है। फर्क है। ठीक है, 300 को एक माना जाता है कि नहीं 300 से ज्यादा जो है चेज कर पाएंगे नहीं बिल्कुल। कर पाएंगे, या बैट्समैन जो है 99 पे आउट हो जाए और बैट्समैन ने 100 बिल्कुल। रन बना ली। तो 100 का आंकड़ा या कुछ ऐसे, जैसे 9.99 रुपीज रहता है जी। प्राइस, वो 10 रुपया नहीं रहता नहीं है, रहता है। 99 रुपया प्राइस रहता है, वो 100 नहीं रहता है। तो ये साइकोलॉजी होती है कंज्यूमर की। जी तो जब वो 100 पार करता है, और जब हम ये भी नहीं देखते हैं कि 2004 से 14 तक जी 10 साल जो कांग्रेस की समर्थित यूपीए सरकार रही, तो उसमें 10 साल में कितने % का इजाफा हुआ था पेट्रोल प्राइसेस में, और 14 से 21 में कितना हुआ, जी उसमें आपको अंतर सीधा दिखेगा कि वहां पे शायद 60% बढ़ा था, यहाँ 40 बढ़ा। जी। इस तरह का आप जो भी आप चेक कर लेंगे उसको। तो एक तो वो एस्पेक्ट जी कि बढ़ते रहे हमने देखा है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ऑयल बॉन्ड्स होते हैं। जी ऑयल बॉन्ड सरकार इशू करती है जब उसके पास अपने पैसे नहीं होते हैं, जी तो बोलता है कि ये बॉन्ड है, ये आप रखे रहिए, जी और जब मैच्योर करेगा ये तब आप सरकार को दे के उतना पैसा ले सकते जी जी हैं। तो कॉरपोरेट्स हैं या सरकारी कंपनियां ही जो है सरकार को उधार में जी। देती है पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल एक तरह से वो मतलब सारी चीजों को चलाने के लिए, मतलब जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो जी। आवश्यक है। घर में गैस चाहिए, डीजल चाहिए, आपको कृषि कार्यों के लिए बिल्कुल। पेट्रोल चाहिए, व्हीकल्स के लिए सीएनजी चाहिए, ये सारी चीजें। तो ऑयल बॉन्ड्स के मैच्योरिटी का टाइम सारा आया है मोदी जी के काल में, तो वो भी उसको पे करना है मोदी जी को। ऐसा नहीं है कि एक बार मोदी जी दे दे लो 3 लाख करोड़ है, लो और खत्म करो, नहीं। जी कुछ बॉन्ड 2016 में मैच्योर हो रहे हैं, कुछ 18 में, कुछ 21 में, कुछ 24 में, जी। कुछ उसके बियॉन्ड भी होगा। उस तरह की चीजें हैं। तो एक तो वो बर्डन है। उसके बाद क्या हुआ कि कोविड के समय में इकोनॉमी हमारी नोज बहुत, डाइव कर गई, बिल्कुल। क्योंकि पूरे दुनिया की गई है। जी और भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ 90% जनसंख्या या तो गरीब है या बहुत गरीब है, जी वहां पे आप क्या करते हैं? सरकार ये तो नहीं कह सकती कि नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम फ्री में राशन दें। राशन तो देना पड़ा ना। बिल्कुल। पिछले साल नवंबर तक दिया था तो 80,000 करोड़ हुआ था। उसके बाद फिर कंटिन्यू किया और अभी जी। तक शायद वो चल रहा है। अगले नवंबर तक। तो इतने लंबे समय तक जब आप लोगों को देंगे, उसके बाद फिर आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज जी। जो लॉन्च हुआ, उसको तो पैसा आएगा कहाँ से? जी आप 115 रुपये का बजट बना रहे हैं, 100 रुपया आपके पास आ रहा है, 15 जी। रुपये का डेफिसिट है। पहले ये डेफिसिट 3 या 4 रुपये का हुआ करता था, 3%, 3.4, कभी कभी 4-5 तक भी गए। इस बार शायद 9% या ऐसे जी अकाउंट डेफिसिट इन्होंने बनाया है। तो वो 9 रुपया जो है, अब देखिए ये दोहरी मार है। जी
आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है यहाँ पे चली गई, वो सामान्य नहीं है जी और आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोगों को खिलाने का बर्डन एक्स्ट्रा पड़ गया। जी तो ये क्या हो गया ना कि इकोनॉमी यहाँ थी तो और नीचे चली जाएगी। मतलब बजट आपके पास इतना हुआ करता था, आपका एक्सपेंस इतना है, तो अब बजट जो इनकमिंग और इतना हो गया, एक्सपेंस इतना और बढ़ गया, तो वो गैप जो है बढ़ता चला गया। और वो भरेगा कौन? तो पेट्रोलियम जो होता है वो हमेशा से, जैसे मिडिल क्लास हमेशा टैक्स बर्डन लेता है ना, उसी तरह पेट्रोलियम जो है इंडस्ट्रीज का, मतलब जितना अर्थव्यवस्था का मिडिल क्लास आप मान लीजिए कि उसको गाली पड़ती रहती है, वो सबसे ज्यादा बर्डन झेलता है। तो इसीलिए उसका टैक्स कम नहीं कर, टैक्स कम करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? बिल्कुल मतलब सीधा सा प्रश्न ये है। जी मैं जानता हूँ कि ठीक है लोगों की आय भी तो घटी है, मतलब ये आएगा हमारे सामने प्रश्न कि आप कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं, तो लोगों के भी पास तो पैसे नहीं, उसके बर्डन को आप एडप्ट कर रहे हैं। लेकिन वही है कि जो 10% जो वेल ऑफ है, तो आपदा जब होती है तो हम सबको एक साथ होकर चलना ही पड़ता है। अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम बिखर जाएंगे, क्योंकि फिर कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा तो इस 10% का भी अस्तित्व तो नहीं रहेगा ना। इकोनॉमी जब चली जाएगी, डिमांड सप्लाई खत्म हो जाएगा, कंज्यूमरिज्म जो है वो नीचे चला जाएगा, लोग जो है खरीदेंगे नहीं चीजों को। सारी चीजों को जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ जस्टिफाइड है, बढ़ रहा है। हो सकता है कि आगे अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो सब्सिडी या टैक्स जो है सरकारें कम करेंगी, लेकिन अभी नहीं है। फिर देखें ना, वैक्सीन भी तो आपको फ्री में दे रही है सरकार। वैक्सीन जब एक नॉमिनल प्राइस पे दे रही थी सरकार तो खूब लॉबी उठी कि ये वो, अब फ्री में, तो पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाली है, तो आप कैसे देखते हैं कि वहां क्या फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी? पूरे जनता का क्या रुझान होगा इसका? जनता का रुझान तो अभी तो मैं ऑन ग्राउंड मतलब 2-4 बार गया हूँ, लेकिन उतना मेरा वाइड नहीं रहा है लोगों से मेल मिलाप, तो ऑन ग्राउंड में नहीं कर सकता हूँ। बट जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि 325 शायद संभव नहीं है दोबारा परफॉर्मेंस को रिपीट करना, बट बहुत खराब स्थिति में भाजपा नहीं आएगी। सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से बनाएगी, हो सकता है 275 क्रॉस कर जाए। इस तरह से बीच में थोड़ी खटर पटर हुई थी, बीच में लग रहा था कि ये सवाल चल रहे थे कि योगी जी को फेस बना के लड़ा जाए, क्योंकि पिछली बार मोदी जी फेस थे और उनके चेहरे पे चुनाव लड़के 325 आया। खबरें भीतर के गलियारों से ये भी आ रही थी कि मोदी जी अपने किसी व्यक्ति को वहां पे लाना चाहते हैं, अरविंद शर्मा है, और बाकी लोग डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं हो रहा है। तो ठीक है, पॉलिटिक्स जी आपस का एक मतभेद दिखा था, वो चलता है कि आप जस्टिफाई कर दोगे कि नहीं पिछले साल भी विश नहीं किया था, इस साल किसी को विश नहीं किया मोदी जी ने, तो ट्विटर पे नहीं लिखा, ये सारी बातें। बट हम जानते हैं कि हर एक बात का एक सांकेतिक मतलब होता है। ठीक है, भीतर ही भीतर में बात रह गई, उन्होंने सलट लिया, सुलझा लिया, तो ठीक है, हम झूठे बन गए, कोई बात नहीं। हमें मतलब इससे है कि अब सब कुछ सही है। और आज अगर मैं बात करूँ, आज शायद बृहस्पतिवार है, तो आज मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं वाराणसी, काशी में। वाराणसी में शायद 1100 करोड़ या ऐसी कुछ परियोजना है। बनारस में मैं गया हूँ कई बार, तो वहाँ पे काम बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी आप जाएंगे तो बहुत ही घटिया लग रहा है, क्योंकि सब जगह पे मतलब डिगिंग चल रही है, पतले सकड़े लेन बने हुए, लेकिन जब वो बन जाएगा एक बार, तब वो जो है व्यवस्थित शहर दिखने लगेगा। घाटों की सफाई अच्छे से हो रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो उन सबको देख के, और इस तरह का भी कन्वेंशन सेंटर शायद जापान की मदद से बनाएगा, बहुत ही सुंदर। मैं जाके देखा है मैंने, वहाँ पे बहुत अच्छा वहाँ पे बन रहा था उस वक्त। तो ये सारी चीजें, ये सब हो रहा है, और लोग सबसे ज्यादा खुश इस बात से हैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि चाहे सपा हो या बसपा हो, कानून हमेशा एक नासूर की तरह जो है ना लोगों को चुभता रहा। गुंडागर्दी, मतलब वही वर्दी वाला गुंडा की जो बातें हो, मतलब लोगों के मन में कानून को लेकर थूकने वाली बातें। अब जो है लोगों को लगता है नहीं, पुलिस है उत्तर प्रदेश, पुलिस हमारे लिए है, तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। ट्विटर के कारण मैंने देखा है, आज ही मैंने एक ट्विटर देखा था, किसी व्यक्ति की वाइफ को 3-4 नंबर से फोन लगातार आ रहा, तो उन्होंने लिखा और 2 से 3 मिनट में 112 नंबर जवाब दिया कि आप जो है डीएम में जाके देखें और पूरी जानकारी दें।
और वो हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। तो ये जो पर्सनल टच आता है जी। ना, जब पुलिस आपके रीच में दिखने लगती है तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी। और उसके बाद फिर जिस तरह के, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब युग प्रवर्तनकारी पॉलिसीज जी, इनकी आई हैं कि जी। एकदम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश हिंदू आस्था का अगर केंद्र है तो हम उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। जी। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, जी। जो भी, हम सब सारे सर्किट पे काम करेंगे। और उसके लिए हम क्षमा याचना नहीं करेंगे, अरे हिंदुओं का भी थोड़ा सा है कर लेते, नहीं। हज हाउस बनेगा सैकड़ों करोड़ों का, तो हम भी बनाएंगे। जब 80% जनसंख्या हिंदुओं की है तो 80% फंड जो है कल्चरल मिनिस्ट्री का इस तरह का हिंदुओं के ऊपर खर्चा होना चाहिए। जी। सीधी सी बात है, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स से 80% टैक्स भी हिंदू ही दे रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिर्फ हमारे एक हिंदू के धर्म स्थल मंदिर ही नहीं है जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बाकी जितने भी है, मस्जिद हो गए, क्रिश्चियन के चर्च हो गए, सब तो गवर्नमेंट से बाहर है। और लेकिन फंडिंग भी उनको ही होती है, और जो गवर्नमेंट के अंडर है उनके लिए कुछ भी नहीं। सरकारें मतलब लगातार जो है हमारे मंदिरों के फंड का उपयोग, मतलब वो लेती है तो वो एक ही मिनिस्ट्री में जाएगा, जी। कल्चरल मिनिस्ट्री में जाएगा। जी। अब क्या है कि कल्चरल मिनिस्ट्री में अब सारे कल्चर आ जाएंगे, जी। सारे आ जाते हैं, तो खर्चा जो है, पता चला कि अयोध्या के दान पात्रों से, जी। जगन्नाथपुरी के मंदिर से, अन्य जगहों से जो जी। पैसा आ रहा है, किसमें जा रहा है? तो भाई हुमायूं के मकबरे के रखरखाव में, क्योंकि उसपे जो नीले रंग के पत्थर लगे हुए थे वो झड़ रहे हैं। जी। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है ना, कि ले तुम हमसे ज्यादा रहे हो और खर्चा कर रहे हो तुम दूसरे पे, जी। और हमारे मंदिर जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में। जी। आप कभी भुवनेश्वर जाओ या पुरी जाओ, पुरी में तो एक जगन्नाथ मंदिर है, मेन टेम्पल, जी। उसका तो बढ़िया है सिस्टम। जी। आप रास्ते में चलोगे ना तो आपको जंगलों में, जी। शहरों के बीच, अबेंडन, जैसे हम कूड़ेदान होता है ना जी। सोसाइटी जी। के, जी। उस तरह से उसमें सांप, बिच्छू, चमगादड़, मतलब उसको खाली साफ कर दे ना, पेंट करने की बात जी। नहीं कर जी। रहा हूं, सिर्फ कचरा एक हटा नजर दे। बना दे, जी। सिर्फ साफ करके लिख दे कि ये महादेव का मंदिर था जी। या है, छोड़ दो, हिंदू खुद वहां पे जाने लगेगा, वो दिया बाती करने लगेगा जी। हिंदुओं। सरकार से ये सब भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। उनका सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ों जी। रुपए जो आते हैं वो कैसे स्पेंड हो रहे हैं, इसका कोई मतलब कहीं पे आरटीआई में शायद मांगने से जी। मिल जाए कि भाई किस मंदिर से कितना है सरकार के पास और सरकार ने कहाँ खर्चा किया। जी। खर्चा करेंगे, मदरसों की फंडिंग में जाएगी, जी। ठीक है। खर्चा होगा कि चर्च के लिए ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट हो रहा है, मौलवियों का दरमाहा जो होता है, सैलरी, उसके लिए ये लोग उसमें खर्चा करते रहते हैं। फिर जी। पता चले अब फलाने मिशनरी स्कूल को दे रहे हैं, जी। तो पैसा हमसे ले रहा है, खर्चा कहीं और हो रहा है, गैर अनुपातिक तरीके से हो रहा है। तो ये जो है, और ये अभी तक मतलब बोला जा रहा है कि हिंदू क्यों नहीं कुछ कर रहा है, इसको मुक्त क्यों नहीं करवाता। इसमें एक मुख्य समस्या ये है कि हिंदुओं की कोई ऑल इंडिया पर्सनल हिंदू लॉ बोर्ड टाइप की संस्था नहीं है। जी। हमें चूंकि बहु ईश्वरवादी हमारा धर्म है, और उसमें भी पंथ और समुदाय कई, जी। ठीक है, शैव है, वैष्णव है, आर्य समाजी हो जाएंगे, बिल्कुल। इस्कॉन वाले अलग हो गए, मतलब अलग अलग तरह के पंथ, बिल्कुल। अखाड़ा परिषद अलग है। आप कुंभ में देखिए जी। 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 कितने समाज हमारा अलग है। अलग आते हैं, बिल्कुल। ब्यूटी, हम डाइवर्सिफिकेशन को हिंदू सही में सेलिब्रेट करते हैं। जी। अब क्या हो गया कि इन सबों की एक कोई अम्ब्रेला बॉडी है नहीं। जी। शंकराचार्य भी है तो 4 हैं अलग अलग मठों के। जी। तो एक जो होता है ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टाइप की चीज, तो वो एक कोई बॉडी बने, ताकि हमारे पास सरकार क्या देती है अपने डिफेंस में लॉजिक कि नहीं, कुंभ में 2000 करोड़ खर्चा होता है, वो तो जी। सरकार करती है ना, मत करो, तुम हिंदुओं को दे दो, कुंभ करवा लेंगे, जी। हिंदू सरकार को पे कर देगा। आईपीएल होता है कि नहीं? बिल्कुल। आईपीएल होता है, गवर्नमेंट पे करती है ना। बीसीसीआई जो प्राइवेट बॉडी, सरकार को 100-100 करोड़ टैक्स देती है एक एक सीजन में, शायद एक स्टेडियम या ऐसे, या हो सकता है पूरे सीजन का। तो उसी तरह हम कुंभ अर्ध कुंभ करवाएंगे, हम बिल्कुल। पुलिस की अगर मदद लेंगे, हम पे करेंगे, पे करेंगे, हमें फ्री कर दो,
हम करवा लेंगे। हम अपने मंदिरों का रख रखाव भी कर लेंगे, हम गुरुकुल भी चलाएंगे, हम अपनी विधवा स्त्रियां जो है उनके लिए हॉस्टल्स भी क्रिएट करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि खास करके कन्या के हॉस्टल्स हों या विधवाओं के हॉस्टल्स हों, इन सब में उनकी लाचारी का फायदा उठाया जाता है और हर जगह उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। तो अगर हम इन्हें मुक्त कर दें, इनके पास फंड्स हों, हम अपनी बहुओं का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, माताओं का ख्याल खुद रखेंगे। तो हमारे पास पैसे आने चाहिए, हम अपने स्कूल खोलेंगे, हम जानवरों का अस्पताल होगा हमारी गौशालाएं होंगी, हम उस तरह से चलना चाहते हैं। हमारा अपना एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम होगा, हम उस हिसाब से चलेंगे, हम फ्री कर दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपने मेरे सभी सवालों का बहुत ही सरल शब्दों में मेरे व्यूअर्स को समझाया। सवाल आप ज्ञान के भंडार हो, सवाल मेरे जितने होंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पर मुझे पता है हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।